हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। यह शब्द किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की व्यथा सुनाते हैं जो सरकार से अपील कर रहे थे, जो इस लॉकडाउन के दौरान कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करते हुए फंसे हुए थे। नमस्कार, मैं संदीप पटेल। इस लॉकडाउन के दौरान जहां लोग अपने अपने घरों में बंद थे, वहीं कुछ लोग अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए फंसे हुए थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार फील्ड में रहकर लोगों की मदद कर रहे थे। क्या थे ग्राउंड के हालात, किस तरह कई संस्थाएं और उनके वॉलेंटियर्स सभी लोगों की मदद कर रहे थे, जानते हैं क्या थे ग्राउंड के असल हालात हमारे सहयोगी सौरभ चौकसी के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूखी सिवानिया में। यहाँ पे एक संस्था है NSS की तरफ से और यूनिसेफ की तरफ से खाना बांटने का काम कर रही है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ चौराया है, यहाँ पे कई संस्थाएं खाना बांटने का काम कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन लगा हुआ है, अलग अलग राज्यों की गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं। तो पूरी कोशिश है इनको कि पानी का उपलब्ध कराने की, खाना उपलब्ध कराने की। खासतौर पर आप देख को विशेष बात यहाँ पे मेडिकल वैन भी खड़ी हुई है और यहाँ पे डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद है। कुछ बात करता हूँ यहाँ पे एक मौजूद है वॉलेंटियर से। मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी, बताएं कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ पे जो फील्ड वर्क मौजूद है, मतलब क्या क्या दिक्कत हो रही है? पिछले 10-15 दिनों से आवाज़, NSS और यूनिसेफ साथ में मिलके हम यहाँ जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र से, उनके साथ हम लोग उनको फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि लोग पैदल आ रहे हैं और साथ साथ वो कई लोग साइकिल से आ रहे हैं। अभी कुछ कम से कम 50 लोगों की टीम निकली थी जो कि साइकिल से महाराष्ट्र से आसाम जा रही थी। आसाम जा रही जी, 1500-2000 किलोमीटर का वो सफ़र केवल और केवल साइकिल से कर रहे हैं, पैदल कर रहे हैं। लोग ट्रकों में भर के जा रहे हैं, बसेस से लोग आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम, और जो बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए हम दूध, सत्तू तो गर्मी में बहुत लाभकारी होता है, सत्तू, बिस्किट्स, उसके साथ साथ खाना, पानी, ये सब कुछ हम उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। गर्मी इतनी हो रही है कि किसी को उल्टी, दस्त, ऐसी कई बीमारियां हैं जो गर्मी में आमतौर पे होती रहती हैं। तो वो लोग पूछते हैं आसपास डॉक्टर कहाँ है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना यहीं पे डॉक्टर्स की एक टीम हम तैयार करें। तो यहाँ पीपल्स मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर्स ने हमें सहयोग किया है और वो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। यूनिसेफ के माध्यम से NSS के वॉलेंटियर्स लगातार अलग अलग एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होते रहते हैं। NSS का योगदान भारत देश में जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो NSS के वॉलेंटियर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि अलग आप कहाँ कहाँ के लोगों को अधिकता में देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जब हमने शुरू किया था 11 मई को, सबसे पहले, अभी तो रश बहुत कम है, लेकिन उस समय पैदल, ऑटो से, मोटरसाइकिल से पूना और महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा थे। कुछ लोग गुजरात से भी माइग्रेट होकर आ रहे थे। जो यहाँ से, जो मैंने सबसे दूर के लोग असम के साइकिलों से जाते हुए मुझे मिले, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, यहाँ तक के लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, जो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इन सब जगह पर जा रहे हैं। तो जो मूल माइग्रेट है वो महाराष्ट्र के पूना और मुंबई से। तो लोगों में स्टूडेंट ही हैं या फिर बुजुर्ग भी या फिर महिलाओं की संख्या के रूप में? नहीं, महिलाओं की संख्या तो बहुत है। महिलाएं तो ऐसी हमने देखी जो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से, एक महिला थी जो हमको 8 महीने की गर्भवती थी और वो मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रही थी और उनको मिर्ज़ापुर जाना था। दूसरी महिला 5 महीने की गर्भवती थी और MHT गाड़ी जो बहुत पहले बंद हो गई, उस पर सफ़र कर रही थी मोटरसाइकिल से। तो मजदूर ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो गाड़ियों से, जैसे उनने ऑटो एक साथ बुक कर लिए हैं, उससे जा रहे हैं। परिवार ऑटो के ऑटो माइग्रेट हो गए। मुझे यहाँ का पलायन देख के तो एक समय ऐसा लग रहा था, ऐसा ना हो कि मुंबई में ऑटो खाली हो जाए और जब मुंबई शुरू करेगी तो उनको परिवहन करने के लिए कौन रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि इनकी संस्थाएं लगातार लोगों की मदद करने का कार्य कर रही हैं और पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करेंगे। लगातार लोगों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो इससे देखने को
लगता है कि लोग मदद कर रहे हैं और सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, संस्थाएं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं। उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और आगे के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। यह तो हालात फील्ड के थे, पर कुछ तबके ऐसे भी थे जिनका यह समाज शुद्ध भी नहीं है, चाहे वह फिर LGBTQ कम्युनिटी हो या फिर देही की यौन कर्मी। तो कैसे सहयोग का यह कारवा लगातार आगे बढ़ता रहा। कई लोगों की आंखों देखी कहानी जानते हैं समाज सेवी प्रशांत दुबे की जीवन। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत दुबे जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस लॉकडाउन के बीच प्रशांत दुबे और उनके साथियों ने भोपाल में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की मदद की और उनको घर पहुंचाने में भी सहायता प्रदान की। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रशांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये काम की शुरुआत कैसे हुई? आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि कैसे इस लॉकडाउन के बीच में लोगों की मदद करनी चाहिए? आपको कैसे क्या समझ में आया? जैसे ये लॉकडाउन सबके लिए था वैसे हमारे लिए लॉकडाउन था। हम सब अपने अपने घरों में थे, घरों में बंद थे, लेकिन इसी बीच जहाँ पर हम काम करते हैं, जैसे हम ऐशबाग में फ़कीरी समुदाय के साथ काम करते हैं या करोन में हम गैस पीड़ित परिवारों के साथ काम करते हैं, तो हमें समझ में आया और उनके फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुए, तब समझ में आया कि कोरोना की एक विभीषिका का एक पक्ष तो हमारे सामने अलग तरीके से सामने आ रहा है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष वो भूख का पक्ष है। यानी जो साथी कहीं काम पर नहीं जा पा रहे थे, जो साथी जिनकी आजीविका खतरे में आ रही थी, वो साथियों का एक बड़ा संकट उनके सामने भूख का आ रहा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस कार्यक्रम को इतना विस्तार देंगे या इसको इस दिशा में ले जाएंगे या किस दिशा में ले जाएंगे, लेकिन सवाल वही है कि जैसे जैसे नीड आती गई, जैसे जैसे लोगों के सवाल आते गए, जैसे जैसे लोगों की समस्याएं सामने आती गई, और हमने इस कार्यक्रम की उस दिशा में उस कार्यक्रम को मोड़ना शुरू किया। तो फिर हमारे सामने एक विकल्प आया कि क्यों ना हम सूखा राशन दे दें, ताकि जिस साथी को जिस तरीके से खाना बनाना है वो वैसा खाना बनाए और उनके पास हर समय राशन की उपलब्धता रहे। और इसके लिए फेसबुक या सोशल मीडिया जिसको हम कहें, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमने छोटी छोटी पोस्ट बनाकर डालना शुरू किया, उन लोगों ने हम पर भरोसा किया, आवाज़ पर भरोसा किया, और उन्होंने बड़ी मात्रा में, किसी ने कैश में, किसी ने काइंड में, अलग अलग तरीके से मदद करना शुरू किया। ऐसा काम करने वाले यानी दैहिक यौन कर्म में काम करने वाले जो लोग हैं, खासकर महिला साथी हैं, उनके सामने एक अलग तरीके का संकट है। उनकी सूची हमारे सामने आई तो हमने दैहिक यौन कर्म में काम करने वाले साथियों के साथ काम करना शुरू किया, जिसकी हमारी कुछ समझ नहीं थी, लेकिन जैसी जैसी नीड आई हमने उनके साथ काम किया। इसी बीच एक कहानी सामने आई, जिस कहानी ने हमारे दरअसल पूरे अभियान को हिलाकर रख दिया। और वो कहानी ये है कि एक बच्चा HIV पॉजिटिव है, उसकी माँ HIV पॉजिटिव है, पिता नहीं है, लेकिन इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में, बच्चा जब दूध की मांग करता है तो माँ उसे एक गिलास में आटा घोलकर उसको दूध की शक्ल देती है और वो उसे पिलाती है, क्योंकि माँ के पास इतनी शायद व्यवस्था नहीं है। ये जैसे ही हमारे सामने आ रहा है ये वाकया, तब हमें लगा कि हमें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, और फिर हम ऐसे बच्चों तक भी पहुंचे। इसी दौर में आप देखेंगे कि हमारे बीच में एक ऐसा समुदाय है जो दरअसल समाज की नजरों से तो ओझल है ही, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में भी कई बार वो नहीं है, और वैसा समुदाय है LGBTQ, लेस्बियंस, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, ये जो समुदाय है। और इसमें भी किन्नर समुदाय की भी कुछ ऐसे साथी जो घरानों में नहीं रहते, उनकी चीजें हमारे सामने आई और हमने उनकी मदद करना शुरू किया। तो ये अलग अलग समुदाय जैसे जैसे ये सामने आते गए, जैसे जैसे इनके समस्याएं सामने आती गई, हम उनके साथ काम करते गए, और संयोग से संसाधन भी वैसे जुटते गए तो हम काम करते गए। ये कहानी एक तरफ चल रही थी, यानी ये प्रयास एक तरफ चल रहे थे, लेकिन इसी बीच में हम लोग एक दिन गुरुद्वारे से खाने के पैकेट इकट्ठे करते हुए भोपाल विदिशा बाईपास पे पहुंचे, क्योंकि हम लगातार टीवी पे और अलग अलग जगहों पर प्रवासी मजदूर साथियों की स्थितियों को देख समझ रहे थे। और वहां जाकर हमें लगा कि हमें एक मोर्चा और खोलना चाहिए, जो मोर्चा शहर में काम करने वाले साथियों के साथ साथ प्रवासी मजदूर साथियों के लिए भी होना ही चाहिए। और वहाँ शुरुआत में हम घूम घूम कर खाना बांटते थे, यानी आज इधर खाना बांट दिया, यहाँ जरूरत है, जहाँ पैदल यात्री जा रहे हैं वहाँ जरूरत है, बालमपुर तक पहुँचते थे, इधर दूसरी तरफ मंडीदीप के आसपास खाना बांटते थे, एक जगह नहीं थे। इसी दौर में हमको सांची ढाबा मिलता है। सांची ढाबा के संचालक आमिर जी से बातचीत होती है। आमिर जी कहते हैं कि आप अलग अलग जगह घूम के खाना बांटते हैं, मैं यहाँ पानी बांटता हूँ, हम सब मिल के क्यों ना कर लें। तो हमने मन ही मन उसका नाम दे दिया दाना पानी, और हम लोग वहाँ इकट्ठे होकर ये खाना बांटने लगे। वहाँ पे BMHRC के डॉक्टर्स मिलते हैं और वो कुछ खाना वहाँ प्रोवाइड करने लगते हैं, तो वहाँ पर हमको खाने के पैकेट्स पड़ गए। फिर हमें उसामा भाई मिलते हैं जो बिरयानी एक्सप्रेस के नाम से एक बड़ा फेसबुक पेज चलाते हैं, उनकी बिरयानी बहुत मशहूर है। और वो अचानक पन्नी की दुकान पर, पन्नी पॉलीथिन जिसमें हम लोग सबको खाना बांटते हैं, उसकी दुकान पर मिलते हैं, और शाम को हम सब एक साथ आ जाते हैं। तो वो बिरयानी लेकर आते हैं, हम कुछ पूरी सब्जी बनाते हैं, और फिर आमिर भाई के ढाबे पर ही खाना बनने लगा। हमने अपना कम्युनिटी किचन वहाँ शुरू कर दिया, और इस कम्युनिटी किचन में काम कौन करेगा, यानी हम सब
ये एक एक तरह का काम तो कर रहे हैं, लेकिन यदि एक साथ 5 बस आ गई तो लोग कौन होंगे। तो ऐसे में हमको एनएसएस ने मदद की। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक राहुल सिंह परिहार के नेतृत्व में आए और लगभग 17 से 18 साथी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं या कुछ पत्रकारिता का कोर्स करने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी हमारे इस दौर में हमारे साथ जुड़े, और वो जब जुड़े तो ये कारवा बन गया। तो हमारे पास अब वॉलेंटियर थे, हमारे पास बीएमएचआरसी के डॉक्टर्स की टीम थी जो खाना भेजती थी, हमारे पास आमिर भाई का पूरा ढाबा और उसकी टीम थी, और हमारे पास गुरुद्वारे का खाना और हमारे वहाँ का खाना बनने लगा। ये एक तरह की वहां से सिनर्जी पैदा हुई और इसमें हम लोग साथ काम करने लगे। इस तरह की बहुत सारी कहानियां साथ साथ जुड़ती गई। इस दौर में हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी, तो हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर वंदना जो यूनिसेफ के साथ काम करती है। डॉक्टर वंदना ने कहा कि मैं डॉक्टर्स का अरेंजमेंट करती हूँ, तो पीपल्स मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की टीम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये सब साथ आए और इन्होंने वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था की। जब हम देखते हैं कि दमोह से औरंगाबाद से निकलकर बहुत सारे साथी पैदल ही अपने औरंगाबाद से निकलकर दमोह के लिए चल पड़े हैं, उन साथियों को मदद करने के लिए हमें लगता था ये बहुत जरूरी कदम था। कुछ साथी हमको ऐसे मिलते हैं जो साइकिल से 1300 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, और उनको एक जगह कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वो बैठ के खाना भी खा सके, कुछ समय आराम कर सके, और उनको अपनापन लगे, उनको लगे कि हम भारत के ही किसी और हिस्से में हैं, किसी और देश में नहीं आ गए जहां हमसे कोई छुआछूत, कोई भेदभाव, कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानियां बहुत इस दौर में आई और जिनसे हमें लगा कि ये प्रयास बहुत सार्थक हो रहा है। ऐसी एक कहानी है कि 5 महीने की गर्भवती महिला साथी भी सफ़र कर रही हैं, एमएटी पे सफ़र कर रही हैं, और जब एमएटी के सफ़र के दौरान वो थोड़ी देर के लिए हमारे सेंटर पर रुकती हैं, तो वहाँ पर हमने बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना शुरू किया, क्योंकि हमें लगा कि बच्चे जब रुकते हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है। तो बच्चों के लिए दूध, और दूसरा इस दौर में भोपाल में पहली बार, हमें ये गर्व है कि हमने भोपाल में पहली बार सत्तू की व्यवस्था की। सत्तू हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के हिस्से में बहुत प्रमुखता से खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है, लेकिन ये इसके साथ खूबी ये थी कि ये गर्मी के लिए बहुत तासीर वाला खाद्य पदार्थ है, लेकिन कभी कभी ये भी है कि ये 5 दिन, 7 दिन, महीने भर खराब नहीं होता। तो ऐसे दौर में सत्तू की व्यवस्था करना शुरू किया, बच्चों के लिए दूध, ब्रेड, बिस्किट का प्रबंध किया, खाना आ ही रहा था बच्चों के लिए। और जो महिलाएं हो सकता है कि इतने दिन से सफ़र कर रही है और मासिक धर्म, और उनको रास्ते में मासिक धर्म का सामना करना पड़ सकता है, तो महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स और इन सब की व्यवस्था भी की। तो ये पूरा एक प्रकार से कंप्लीट पैकेज की तरह काम किया, और इसमें हमारे युवा साथी जो हमारे साथ जुड़े थे, उनकी ऊर्जा ने हम सबको एक प्रकार से बहुत बांधे रखा, और उनकी ऊर्जा ने कहीं ये लगने नहीं दिया कि हम इतने दिन से ये काम कर रहे हैं। जो लोग फंसे हुए थे वह हजारों किलोमीटर का सफर कर जब अपने घरों तक पहुंचे, तो उनके आसपास के लोग जो कभी उनसे हंसकर बोला करते थे, उनका नजरिया और व्यवहार कैसे बदल गया। पूरे सफर के दौरान किस तरह का डर का माहौल रहा, जानते हैं भोपाल में फंसी छात्रा सिमरन चौरसिया से, जो बस से सफर कर रांची तक पहुंची। जी सिमरन जी, बताएं कैसे आप घर तक पहुंचे और यहाँ भोपाल में कितने समय से फंसी हुई थी? हाँ जी सर, मैं भोपाल में 2 महीने से फंसी हुई थी, और किसी भी तरह मेरे को घर जाना था। तो मुझे जैसे ही पता चला कि हेमंत सोरेन ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, जो लिंक थी, वेबसाइट थी जहाँ पर सब लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैंने सबसे पहले वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन किया। तो आप भोपाल में कहाँ फंसे हुए थे? मैं भोपाल में अपनी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में फंसी हुई थी। और आपके साथ हॉस्टल में आप अकेले ही थे या और के बीच कुछ छात्र थे? नहीं सर, हम लोग 3 लड़कियां थी हॉस्टल में, 2 झारखंड की थी और 1 लखनऊ की थी। तो जैसे ही हमें पता चला कि झारखंड से मजदूरों को लेकर राजगढ़ जिले में एक बस जा रही है, लेकिन जब हम लोग बस के पास गए तो हाँ, थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि मेरे को खुद बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर था ट्रैवल करने का। ऊपर से 40 घंटे 45 घंटे ट्रैवल करना, इट्स नॉट इजी, क्योंकि मैंने कभी बस से ट्रैवल नहीं किया, तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। थोड़ी सी डरी हुई थी बस की हालत देखकर कि मैं कैसे बैठूंगी, कैसे इतना लंबा जर्नी करूंगी। लेकिन बस उस टाइम दिमाग में सिर्फ इतना था कि यार किसी भी तरह घर पहुंचना है, क्योंकि आगे की सिचुएशन नहीं पता कि कब तक ये चीजें ठीक होंगी। तो जब आप घर पहुंचे, तो जब भोपाल में जैसे कि आपने बताया यहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह नहीं हुआ, तो घर पहुंचे तो वहाँ पे आपका जो गृह जिला था वहाँ पे जाके जांच वगैरह हुई? जैसे ही हम लोग काफी रात में पहुंचे थे, 11 बज गए थे हमें हॉस्पिटल पहुंचने में, तो हम लोग को हॉस्पिटल में छोड़ा गया। वहाँ पे कोई हम लोग का सिर्फ थर्मल टेस्ट हुआ था, जिसमें थर्मल टेस्ट के बाद हम लोग को घर भेज दिया गया था। उसके बाद उन लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट डे वो सैंपल लेने आएंगे, लेकिन कोई कॉल नहीं आया सैंपल के लिए। फिर 3 दिन बाद कॉल आया और उन लोगों ने हॉस्पिटल बुलाया हमें सैंपल के लिए।
और हम लोगों ने सैंपल दिया हुआ है, लेकिन आज 1 वीक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। चलिए आशा करते हैं जल्द से जल्द आ जाए। और दूसरी मैं ये जानना चाहूंगा सिमरन जी कि जैसे कि आप देश भर में जैसे कि जानते हैं भोपाल कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और वहीं कई जगह से खबरें आ रही हैं कि जो कोरोना पीड़ित है उनके प्रकार से तरह तरह से अलग नजरिए से देखा जा रहा है। और ऐसे में आप हॉटस्पॉट जोन से अपने घर गई थी, तो क्या कोई व्यवहार में परिवर्तन आया अब आसपास के लोग बागों के या फिर जहाँ पर आप रह रही हैं वहाँ पर? बिल्कुल, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सब लोग इस चीज का सामना कर ही रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पर जैसे ही आई, मैं घर में जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे को होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। मेरे घर में काफी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई हैं यहाँ पर। तो मैं रूम में ही बंद थी। अचानक से नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी मेड नहीं आई है। और इसका रीजन पता चला कि जो ऊपर आंटी रहती हैं उन्होंने ये बोला कि पता नहीं कहाँ से लड़की आई है, बीमारी लेकर आई है, ऐसे आई है, तो अगर तुम उनके घर काम करोगी तो हमारे घर काम मत करना, हमारे घर मत आना। जो आपके साथी लोग आपके साथ जो ट्रेवल करके गए थे तो उनसे संपर्क हुआ, उनको भी ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा या सिर्फ आप ही को करना पड़ा? नहीं, मेरे जितने भी दोस्त मेरे साथ गए थे सर, सबको ही सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें और आइसोलेशन में रहें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह उन लोगों की कहानी थी जो हमारे सामने आई, लेकिन कई कहानियां ऐसी भी थी जो किसी के सामने नहीं आ पाई। अब धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा है, हालात सामान्य हो रहे हैं, पर कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यों की त्यों बना हुआ है। हालांकि संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, पर यह कहा नहीं जा सकता कि यह कब खत्म होगा। जब तक आप लोगों से अपील है, सोशल डिस्टेंसिंग और WHO की गाइडलाइन का पालन करें, स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को साफ सफाई रखते हुए कोरोना से सुरक्षित रखें।